हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, अगर झारखंड के वैकेंसीज़ की बात करें, खास करके टीचिंग वैकेंसी हो या सीजीएल हो, तो झारखंड में और उर्दू के सिलेबस पर अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि फायर एरिया सभी सिलेबस में आपका शामिल निसाब है। तो फ्रेंड्स, फायर एरिया झारखंड के एक मशहूर नावल निगार इलियास अहमद गद्दी साहब का शाकार नावल है और इन्होंने एक ऐसे फील्ड का सिलेक्ट किया है अपने नावल के लिए जो बड़ी जीता जागता और झारखंड के लिए एक बड़ा विषय है, एक बड़ी पहचान इससे कायम किया है इलियास अहमद गद्दी साहब ने। तो फ्रेंड्स, फायर एरिया से अगर क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग एक यहाँ पर जो सहायक आचार्य की नियुक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद जो सहायक आचार्य की नियुक्ति के बाद अगर देखें टीजीटी और पीजीटी आने वाली वैकेंसीज, जो आई थिंक कि टीजीटी की वैकेंसी आपको 2024 में देखने को ज़रूर मिलेगी। और इस तरह से, और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार होगा, अगर नावल की बात करें तो फायर एरिया, और उसके बाद उमराव जान अदा भी हो सकता है, लेकिन फायर एरिया आपके सिलेबस में शामिल होगा ही होगा। अगर हम टीजीटी 2016 की बात करें तो फायर एरिया से कम 10 से 12 क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। और फायर एरिया चूँकि अभी मेरे पास उर्दू में दस्तयाब नहीं हो पाया है, जैसे उर्दू में दस्तयाब होगा और आप लोग का अगर इसरार रहा तो उर्दू में भी मैं एक बार इसका पूरी तरह से कंटेंट आप तक मुहैया कराऊंगा। लेकिन अभी जो हमारे पास है हिंदी में है। आई थिंक अगर कहानी को पढ़ना है तो हिंदी हो या उर्दू हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी साहब, और देखें अगर क्वेश्चन की बात करें तो पिछली बार जो एक क्वेश्चन आया था कि हिंदी में जो इनका प्रकाशन हुआ था, शाये हुआ था, तो उसका प्रकाशन किसने किया था? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन टीजीटी 2016 में आपको पूछा गया था। इसी तरह अगर हिंदी में इसका अनुवाद, आप जान रहे हैं कि इसके राइटर हैं इलियास अहमद गद्दी साहब, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद जो है किया है राशिद अली साहब ने। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फायर एरिया का इब्तदाइया पढ़ना चाहेंगे, और अगर आप सबका साथ रहा, इसको हम लोग इस पूरे मिशन को नाम देते हैं मिशन टीजीटी पीजीटी 2024। तो इस मिशन के तहत हम लोग एक हालांकि ये सारे जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे ये सभी सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भी सहायक होंगे और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होगा। लेकिन सिलेबस आप देख रहे हैं कि चाहे सीजीएल की वैकेंसी हो या सहायक आचार्य की वैकेंसी हो या टीजीटी 2016 की वैकेंसी हो, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैच करती है। तो इसलिए हम लोग ऐसे चीज़ पढ़ेंगे जो कॉमन चीज़ होगा। लेकिन मिशन टीजीटी पीजीटी 2024 हम लोग का मिशन रहेगा, और इस मिशन के तहत हम लोग शुरू करते हैं। तो फायर, अब देखें अगर किसी नावल की बात करें या फिर किसी अफसाने की बात करें तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल बीच से उठा के दिए जा रहे हैं। अगर आप उसका सिर्फ खुलासा पढ़ते हैं, सारांश पढ़ते हैं, तो फिर आपको उसके बीच के क्वेश्चन को करने के लायक नहीं रहते हैं, नहीं हो पाता आपका बीच का क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आप मिस करते हैं। तो चूंकि हम लोग के पास एक मिशन है और टाइम है, तो क्यों ना हम लोग एक बार जो है, और ऑब्जेक्टिव की बात हो या सारांश खुलासे की बात हो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन क्यों ना एक बार हम लोग पूरी कहानी, पूरा नावल, पूरा अफसाना पढ़ने की कोशिश करें। अगर ये सारी बातें आपको पसंद आए तो कमेंट्स कीजिए कि आप किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं। कई फ्रेंड्स पहले भी कमेंट्स कर चुके हैं कि सर टीजीटी 2024 में आएगा या नहीं आएगा, और जब भी आए 2024 में आने की पूरी संभावना भी है, पॉसिबिलिटी भी है, तो 2000 इसके लिए तैयारी शुरू कराएं। तो आइए इस मिशन में चलते हैं साथ साथ। आइए जुड़िए नॉलेज मंच के साथ और इस मिशन को साथ में लेके चलते हैं। तो आज हम लोग फायर एरिया का इब्तदाइया देखते हैं, प्रारंभ। अगर आप कभी कोयले की इस काली दुनिया में आए, जिसे कोल फील्ड कहा जाता है, तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं किसी सड़क के किनारे एक बहुत छोटा सा बोर्ड लगा होगा, फायर एरिया, आग। आप हैरत से चारों ओर दृष्टि दौड़ाएंगे, लेकिन आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, ना आग, ना धुआं, ना शोला, ना चिंगारी, कुछ भी नहीं। आपके दोनों तरफ उबड़ खाबड़ मैदान होगा जो वन तुलसी या कटीली झाड़ियों से भरा होगा। अगर बरसात या ठंड का मौसम है तो ये झाड़ियाँ हरी भरी होंगी, वरना पीली मुरझाई हुई। दूर तक मजदूरों के क्वार्टर, कोलियरी की चिमनियाँ और कोयले के बड़े बड़े ढेर सब दिखलाई देंगे, मगर आग नहीं। आप कुछ ही क्षणों
के बाद इस बोर्ड को अनदेखा कर देंगे। मगर क्या सचमुच यहाँ आग नहीं है? आग है, ऊपर नहीं, अंदर है, ज़मीन के अंदर। कभी कभी पानी घुस जाने से या ज़मीन की परत कमज़ोर पड़ जाने से या अंदर कोलाहल और हलचल की वजह से ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा अंदर धंस जाता है। तब गैस, धुएं और भाप के रूप में आग फूट पड़ती है और फिर माइनिंग डिपार्टमेंट एक्शन में आता है। उस बड़े सुराख में जिससे भाप निकल रही है उसमें पानी और रेत भरा जाता है। इस प्रक्रिया को स्टोइंग कहते हैं। कोयले की खानों में स्टोइंग एक विशेष प्रक्रिया है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। वहाँ खाली स्थानों को बालू से भरना पड़ता है, इसलिए आसपास की नदियों से बालू लाने के लिए एक अलग विभाग कार्यरत है। इसके अलावा हजारों ट्रक बालू प्राइवेट ठेकेदारों से लिया जाता है। बालू की ठेकेदारी में बहुत फ़ायदा है, इसलिए ऐसे ठेकों के लिए बड़े बड़े माफिया सरदार मैदान में उतरते हैं। जब सैकड़ों लोगों की जानें इस ठेकेदारी के लिए जा चुकी है, कहते हैं रेत की ठेकेदारी का कोटेशन फॉर्म कलम से नहीं, राइफल की नाल से भरा जाता है। खैर, इस बात को यहीं छोड़िए, ये मेरे उपन्यास का कोई विषय भी नहीं है और साथ ही ये डर भी है कोई माफिया सरदार नाराज़ हो जाए तो मेरी खैर नहीं। किसी दिन कोई लंबा तगड़ा आदमी धोती कुर्ता पहने, कंधे या सर पर सफ़ेद और सुनहरे कोर का गमछा लपेटे आएगा और कहेगा, का बे हमारे मालिक के खिलाफ लिखता है। फिर कमर से 5 राउंडर निकाल कर मेरे कमज़ोर शरीर में 2-4 गोलियां उतार देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अखबार में बस इतनी सी खबर छपेगी कि कोई अज्ञात आदमी ने। हाँ, तो मैं आपको आग के बारे में बता रहा था। माइनिंग डिपार्टमेंट शीघ्र ही इस आग पर काबू पा लेता है और बात आई गई हो जाती है। ऐसी घटनाओं पर कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि कोई ऐसी संभावना नहीं होती कि एक ही साथ सारे कोलफील्ड की ज़मीन धंस जाए और अंदर की सुलगती हुई आग बाहर निकल पड़े। इस बात को माइनिंग डिपार्टमेंट भी अच्छी तरह से जानता है और मैनेजमेंट भी, इसलिए सभी बेफिक्र हैं। देखने में ये सारा इलाका एक बंजर और चटियल मैदान की तरह दिखता है। न खेत, न खलियान, न हरियाली, न बाग, न पेड़, कुछ भी नहीं। कहीं कहीं इक्का दुक्का पेड़ दूर दूर तक दिखाई भी दे जाता है, तो वह है पीपल या बरगद का पेड़, जिसके तने में कच्चा धागा लपेटकर औरतें जल चढ़ाती है। इन पेड़ों की पत्तियों पर सियाह धूल जमी होती है। इसके अलावा वन तुलसी की झाड़ियाँ भी इधर उधर दिखाई देती है। कभी कभी चाव से लगाए गए अमरूद के पेड़ों पर भी नज़र पड़ जाती है। बस आंखें हरियाली की तरावट देखने के लिए तरस जाती है। चारों तरफ सूखा, रसीन, बंजर और उदास दृश्य आंखों को चुभने लगता है। कहते हैं कभी यहाँ हरा भरा जंगल था, बेहद घना। यह लाखों वर्ष पहले की बात है। उस समय यहाँ बहुत से ज्वालामुखी पहाड़ थे। जमीन के अंदर आग धधक रही थी, खौल रही थी। फिर ऐसा हुआ कि आग बाहर आने के लिए मछली जमीन कांपी और फट गई। ज्वालामुखी पहाड़ों के ढलानों से वह आग लावा बनकर उबल पड़ी। सारा जंगल जमीन के अंदर समा गया। ऊपर से लावे ने सारी जमीन को ढक लिया। फिर हजारों साल गुजर गए। लावा ठंडा होकर चट्टान बन गया और प्लेटो कहलाया, छोटा नागपुर का प्लेटो। ये वे लोग जो हमेशा अपनी भूख मिटाने और ज़मीन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, वे इधर भी आए और उन्हें नरम मिट्टी मिली, उसे खेतों में बदलकर बसने लगे। जो जंगल ज़मीन के अंदर समा गया था, वो अंदर की गर्मी और ऊपर के दबाव के कारण एक ठोस वस्तु में परिवर्तित हो गया। यही ठोस और सियाह पत्थर कोयला कहलाता है, काला सोना या ब्लैक डायमंड। छोटा नागपुर के घर में ये काला सोना कितने समय से संरक्षित था, ये कोई नहीं जानता। इसका पता लगाया उन लोगों ने जिन्होंने दोनों हाथों से हिंदुस्तान को लूटा था। यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर की ये अथाह दौलत भी उनके हाथ लग गई। अंग्रेज़ों को इस बेशुमार दौलत की तलाश तब हुई जब उन्होंने हिंदुस्तान को सोने चांदी के जंजीरों को जहाज़ों में भरकर यूरोप पहुंचा दिया। फिर कच्चे माल की खेप भेजनी शुरू की, जैसे रोटी, अनाज, कीमती लकड़ियाँ और अन्य चीज़ें, जिनसे यूरोप की औद्योगिक क्रांति हुई। फिर जगह जगह
कि खुदाई के बाद पता चला कि छोटा नागपुर के गर्भ में ऐसे नायाब खनिज पदार्थ का खजाना दबा हुआ है। जमीन के कुछ ही अंदर पत्थरों के एक दो परत के बाद कोयले की मोटी मोटी परतें मौजूद है। ये परतें जिसे सैम कहा जाता है, कहीं कहीं सैकड़ों फुट मोटी थी। ये असीमित दौलत थी, ये दूसरा बड़ा खजाना था। अतः अंग्रेजों ने इस कोयले को निकालने का प्रबंध किया। छोटी छोटी कंपनियां बनाई, ईस्ट इंडिया कोल कंपनी, टर्नर मॉरिसन एंड कंपनी, ब्रांड कंपनी, और धीरे धीरे ये कोयला जमीन से बाहर निकाला जाने लगा। बंजर जमीन कौड़ियों के भाव बिकी और सोना उगलने लगी। मगर वे लोग जो जमीन के मालिक थे या उन जमीनों पर आबाद थे, उन्हें क्या मिला? उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला। उन्हें मिली तो सिर्फ उनकी मेहनत, जो उनकी रोटी का एकमात्र सहारा बनी। जिस जमीन को बारिश के पानी ने सींचा था, उसे आदमियों ने अपने पसीने और खून से सींचना शुरू किया। फावड़े, गैते, सावल, इन सब में भूखे बदहाल लोगों के कमजोर हाथों की मेहनत शामिल हुई। उन्होंने जमीन का सीना फाड़ डाला, चीर डाला, पत्थरों के सिलों को ऊपर का ओवरबर्डन हटा और कोयले की सियाह चमकीली सैम दिखाई दी। उन कंपनियों का भाग्य जगमगा उठा। नोटों की बारिश शुरू हुई, मगर सिर्फ कोलियरी के मालिकों के घर। मजदूरों को वही मिला, 4 रुपया 8 आने रोजाना, 35 रुपया हफ्ता, और फिर वही एक हफ्ते की निरंतर मेहनत के बाद भूख का एक लंबा सिलसिला। ये सब कौन लोग थे? ये भूखे नंगे जानवरों की जिंदगी जीने वाले लोग, या स्थानीय लोग भी थे, और ऐसे भी जो दूर दूर के इलाकों से आए थे, अपना खेत, अपना घर और इलाका छोड़कर। इनमें भूमिहीन लोग भी थे, चोर उचक्के भी थे, और ऐसे मासूम और निष्कपट लोग भी थे जिनकी मासूमियत पर फरिश्ते भी ईर्ष्या से भर जाएं। सब उस वीरान चटियल मैदान की तपती धूप के चट्टानों से जूझते लोग। कौन सी चीज उन्हें यहां खींच लाई है? इन सारे लोगों की बस एक ही चीज समान थी, और वो थी भूख। भूख जो हजारों साल से या शायद अनादि काल से इंसानों की सबसे बड़ी मजबूरी रही है। ये भूख जो इंसानों को जानवरों के जैसा मेहनत करने के लिए तैयार करती है और अमानवीय अत्याचार सहन करने पर मजबूर करती है। टर्नर मॉरिसन कंपनी का एजेंट वाइट साहब कहता है, साला ये रूल देखता है, तुम्हारी पौंद में डालेगा। लोग हंसते हैं। वाइट साहब की बात पर उन्हें गुस्सा नहीं आता। उन्हें मालूम है कि वाइट साहब दिल से गाली नहीं देते, ये तो उनकी आदत है। उनके बराबर शायद ही किसी कोलियरी एजेंट या मालिक के दिल में दया हो। वे चाहे तो किसी के मुंह में उंगली डालकर उसके गले से निवाला निकाल लें, मगर वे ऐसा नहीं करते, सिर्फ गाली बकते हैं। वैसे वाइट साहब बहुत नरम दिल के आदमी हैं। किसी को लेकर उसके पास जाओ, साहब ये हमारा आदमी है, तो वे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, तुम ABC का रहने वाला तो नहीं है? ABC अर्थात आरा, बलिया, छपरा, ये तीनों बिहार के जिले हैं। यहाँ के लोग तीखे, लड़ाकू और गुस्सावर होते हैं। बस यही बात देखिए, यहाँ पर अगर फ्रेंड्स ABC का क्या मतलब है और किस जिले के लोग तीखे होते हैं, लड़ाकू होते हैं, गुस्सावर होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी उठाए जा सकते हैं। ये सभी हम लोग को ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो बस यही बात वाइट साहब को पसंद नहीं है। वे ऐसा आदमी चाहते हैं जो सर उठाकर उनको जवाब ना दे, जो गाली सुनकर लाल ना हो बल्कि हंस पड़े। वे अनुशासन के पक्के पाबंद हैं, इसलिए माइनिंग के नियमों का पालन सख्ती से करते हैं। अगर कोई लेबर इसका उल्लंघन करता है तो उसे कभी माफ़ नहीं करते। ऐसे मजदूरों को या तो पूरे सप्ताह के लिए बैठा दिया जाता है या डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस मामले में वे SN वर्मा की बात नहीं मानते, बल्कि जबकि हर शनिवार को वो SN वर्मा को चाय पर बुलाते हैं। चाय नहीं चलती, चाय का तो बस नाम है। देर रात तक अंग्रेजी और फ्रांसीसी शराब चलती है। वर्मा एंड ट्रेड यूनियन लीडर है। वर्मा एक ट्रेड यूनियन लीडर है। 50 छोटी बड़ी कोलियरियों में उसकी यूनियन चलती है। लाखों रुपये का चंदा आता है। कोलियरी से बंधी हुई रकम अलग मिलती है। ठेकों पर कमीशन बंधा है। छोटे छोटे सैकड़ों लीडर आगे पीछे लगे रहते हैं। उसने गुंडों की एक पूरी फौज पाल रखी है, जो यहाँ की भाषा में पहलवान कहलाते हैं। ऐसे आदमियों को वाइट साहब हमेशा हाथ में रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो वर्मा से डरते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो वर्मा को एक बड़ी रकम कोलियरी के मामले में अपनी जुबान बंद करने के लिए देते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये केवल वाइट साहब का बड़प्पन है। जहाँ तक बड़प्पन का सवाल है,
तो वह वर्मा के पहलवानों के मुखिया असगर खान की भी खूब इज्जत करते हैं। लोकत साहब को हुक्म है कि अगर असगर खान का खास ख्याल रखें। यही कारण है कि असगर खान जब भी ऑफिस के पास पहुंचता है तो खुद लोकत साहब अपने ऑफिस से निकलकर उसकी जेब में 50 रुपये डाल देते हैं। कैश डिपार्टमेंट में काम करने वाला घोसाल बाबू रोज ये लेन देन देखता है और एक गाली देता है, साला। ये गाली वो किसे देता है, ये बात लगभग सभी को मालूम है, क्योंकि तकरीबन हर रोज ये वही दोहराता है। ये साले सफ़ेद चमड़ी वाले लोग असगर खान को रोज 50 रुपये देते हैं दारू पीने को। ये असल में उसे थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं। तुम लोग देखना एक दिन। और सचमुच बहुत दिनों बाद एक दिन कोलियरी ऑफिस के पास से एक लड़का चिल्लाता हुआ निकल गया, असगर खान मर गया। व्हाइट हाउस ने लोकस को फ़ोन करके बात की सच्चाई व्हाइट साहब ने लोकस को फ़ोन करके बात की सच्चाई का पता किया। फिर उसके कुर्सी पर पीठ टिकाकर इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। थैंक्स गॉड। उस रात व्हाइट साहब ने जमकर शराब पी। उसकी मैम साहब ने उन्हें रोकना चाहा तो उसका हाथ झटक दिया। आज मुझे मत बोलो, कुछ मत बोलो, आज फतेह का दिन है, आज खुशी का दिन है। जिस दिन वर्मा मरेगा उस दिन मैं सारी कोलियरी को शराब में नहला दूंगा। व्हाइट साहब तो खैर बड़े आदमी हैं, बड़ी कोलियरी के एजेंट हैं। छोटी छोटी कोलियरी के मालिक भी चाहें तो पूरे कोलफील्ड को शराब में नहला सकते हैं। पैसा यहाँ इस तरह बहता है कि खुद इन मालिकों को भी मालूम नहीं होता कि कितना पैसा आ रहा है। एक एक करके कोलियरी मालिक 4-4 गाड़ियाँ रखते हैं और कई तो बंगले, मकान, शराब और अय्यासी पर रुपया पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन इन सारी दौलत से मजदूर का हिस्सा सिर्फ 4 रुपये और 8 आने प्रतिदिन। दिन भर पत्थरों से जूझने वाले जमीन के सैकड़ों बल्कि हजारों फुट नीचे अंधेरी सुरंगों से काला सोना निकालने वाले अधनंगे मजदूर जब बाहर आते हैं तो पसीने से भीगे हुए, शरीर पर कोयले के कण ऐसे चिपके होते हैं कि अगर कोई नया आदमी देख ले तो उसे आदमी मानने से इनकार कर दे, एलियन मान ले या फिर भूत मान ले। सिर्फ आंखें और दांत सफ़ेद दिखाई देते हैं। थके हारे टूटे हुए ये लोग अपने घोड़ों के आगे हांडियों में उबले हुए चावल को कभी प्याज और कभी दाल के साथ अपने अंदर के जहन्नुम में उड़ेल लेते हैं। अमानवीय शर्म को सहनीय बनाने के लिए शराब पीते हैं। महुए की कच्ची शराब या स्पिरिट की शराब उन्हें ही अंदर नोचती है, भंभोरती है और बीमार कर देती है। ये खांसते हैं, खून थूकते हैं और कर्ज के लिए सुदखोरों के उस जाल में फंस जाते हैं जो उनके चारों तरफ तना रहता है। हर हफ्ते उस खिड़की के सामने ये सुदखोर यमदूतों की तरह खड़े हो जाते हैं जहाँ से उन्हें तनख्वाह मिलती है। और जैसे ही वो अपनी तनख्वाह उठाते हैं वो सुदखोर उनके हाथों से तनख्वाह ऐसे झपट लेते हैं जैसे चील बच्चों के हाथों से दोना उचक लेती है। अजीब दुनिया है ये। मालिक दौलत से अंधा हो रहा है, लीडर अपना हिस्सा लेकर ऐश कर रहा है, ठेकेदार मनमानी कीमत वसूल कर लाखों में खेल रहे हैं, माइनिंग कर्मचारी रिश्वत से उल्लास प्रकट कर रहे हैं। सिर्फ मजदूर, बस सिर्फ मजदूर हैं जिसे ना अपने पसीने की कीमत मिलती है और ना ही अपने थूके हुए खून का मुआवजा। जमीन के हजारों फुट नीचे अंधेरी सुरंगों में प्रचंड गर्मी और घुटन होती है। पसीना पोर पोर से बूंद बनकर बदन पर केचुए की तरह रेंगता है और कोयले के काले कण पसीने पर जमते जाते हैं। सारे लोग सियाह पत्थरों से बनी प्रतिमा की तरह नजर आते हैं। यह अलग ही दुनिया है। अंधेरों में मौत नाचती रहती है, कभी कभी चाल गिर पड़ती है, कभी कोल्टब की रस्सी टूट जाती है और कभी जहरीली गैस मौत का सायरन बजा देती है। मौत के बाद भी यही कोशिश की जाती है कि लाश हजारों टन रेत में या किसी बंद गुफा में दफन कर दी जाए ताकि मुआवजे से बचा जा सके। मगर जब ऐसा नहीं हो पाता तो बड़ा हंगामा हो जाता है। माइनिंग डिपार्टमेंट इंक्वायरी कमीशन बैठाता है, स्थानीय पुलिस की भी हस्तक्षेप करती है। यूनियन के सारे बड़े लीडर मजदूरों में आग भड़काने लगते हैं। वे घटना की जिम्मेदारी मैनेजमेंट पर थोपते हैं। 10-20 दिन तो खूब गर्मागर्मी रहती है, फिर अचानक सब ठंडा पड़ जाता है। इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट बताती है कि मजदूर खुद अपनी गलती से मौत के मुंह में चला गया। लीडर चुप्पी साध लेते हैं, मजदूर गालियां बककर जी को ठंडा कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन कोलियरी मालिक हादसों से बहुत घबराते हैं। उनमें उनकी भरपूर खिंचाई होती है। जो बात होती है नोट की गड्डियों की जुबान में होती है। इंक्वायरी इंस्पेक्टर, पुलिस, लीडर, कुछ मजदूर के रिश्तेदार मामलों को सुलझने तक लाखों के वारे न्यारे कर लेते हैं। फिर रात दिन की परेशानी, दौड़ धूप, खुशामद
आदि भारी मुसीबत बन जाती है। इसलिए अगर मालिक किसी चीज़ से घबराता है तो वह है हादसा। दूसरी चीज़ों से निपटने के लिए ताकत वो हमेशा रखता है। जैसे लीडर के पालतू पहलवान होते हैं, वैसे ही मालिक भी लठैत रखते हैं। मजदूरों और लठैतों में झड़पें भी होती है, सर फूटते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, कभी कभी कोई मारा भी जाता है, मुकदमे चलते हैं। जाहिर है पुलिस उसका समय साथ देती है, जो उसका साथ है, साथ देता है। जिंदा रहने का कर्ज चुकाने ये मजदूर चारों ओर जूझते हैं। मालिक, यूनियन, ठेकेदार और सूदखोर, चारों तरफ से घिरे हुए लोग। ये 100-200 नहीं है, 1000-10,000 भी नहीं, लाखों की संख्या में, लेकिन विभिन्न कोलियरियों, जातियों और ट्रेड यूनियनों में बटे हुए हैं। मैनेजमेंट जानता है कि ये कभी एक नहीं हो पाएंगे, जैसे वो जानता है कि अंदर की आग कभी एक साथ कोलफील्ड में नहीं फूट सकती और इसे छोटी मोटी आग पर स्टोइंग करके काबू पाने की कला आती है। तो फ्रेंड्स, ये इब्तिदाइया था, प्रथम भाग हम लोग आगे देखेंगे। अब नावल फायर एरिया का प्रथम भाग देखेंगे, इब्तिदाइया, जो एक तरह से पूरे फायर एरिया का जायज़ा लिया गया है कि इस कहानी में आगे क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मिशन टीजीटी पीजीटी 2024 में आप कहाँ तक साथ देने के लिए तैयार हैं, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स।